देखिए, इस वीडियो में आपको लसा क्या होता है इसके बारे में पूरा 100% बताएंगे। लसा को शॉर्ट में लिखा हुआ है, इसका पूरा नाम जो है लस होता है लघुत्तम, लघु माने सबसे छोटा, और स का मतलब होता है समाप वर्त्य। एक होता है समाप्य वर्तक और एक होता है समाप्य वर्त्य। ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। समापवर्तक कुछ और होता है, समापवर्त्य कुछ और होता है। तो जब आप मसा बना रहे थे तो उसमें क्या था, महत्तम समापवर्तक था, और यहाँ पर क्या है, समापवर्त्य है। वर्त्य दोनों में बहुत फर्क है, तो इसी को पढ़ना है, लघुत्तम समापवर्त्य, जिसको शॉर्ट में लसा बोलते हैं। इंग्लिश में इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, LCM बोला जाता है। इसका पूरा नाम जो है, L से होता है लोवेस्ट, C से होता है कॉमन, M से होता है मल्टीपल। जिस प्रकार आप HCF पढ़े थे, HCF, H का मतलब होता है हाईएस्ट, C का मतलब होता है कॉमन और F का मतलब होता है फैक्टर। उसी प्रकार ये LCM है, L से हुआ लोवेस्ट और C का कॉमन और M से मल्टीपल। तो आपको HCF जब हम बता रहे थे तो उसमें सबसे पहले F यानी कि फैक्टर के बारे में बताए थे, गुणनखंड क्या होता है, जिसको अपवर्तक भी कहते हैं। उसके बाद हम CF बताए, कहने का मतलब कॉमन फैक्टर बताएं, जिसको समापवर्तक कहते हैं, कि कॉमन फैक्टर क्या होता है उसको निकालने के लिए आपको बता दिए। जब समापवर्तक पता चल गया तब फिर H को जोड़े, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर लगाए महत्तम समापवर्तक। फिर आपको हम समझाए कि महत्तम समापवर्तक जो है क्या होता है। उसी प्रकार इसमें भी LCM है। तो सबसे पहले हम आपको मल्टीपल समझाएंगे कि मल्टीपल क्या होता है, फिर कॉमन मल्टीपल क्या होता है इसको बारे में समझाएंगे। उसके बाद फिर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है ये समझाएंगे। तब जा कर के पहले आपको मल्टीपल सीखना है, उसके बाद कॉमन मल्टीपल सीखना है, उसके बाद लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल सीखना है। तब जाकर समझ में आएगा कि लसा क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य जो है क्या होता है। देखिए, गुणज या अपवर्त्य, गुणज को अपवर्त्य भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मल्टीपल। तो गुणज का परिभाषा पहले देखिए, वैसी संख्याएं जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो उसे ही दी गई संख्या का गुणज या अपवर्त्य कहते हैं। इंग्लिश में मल्टीपल का जो डिफिनीशन है वो कहता है कि द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई द गिवन नंबर इज कॉल्ड द मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, तो गुणज क्या होता है इसको हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। देखिए एग्जाम्पल कह देगा कि दो का गुणज लिखिए। ठीक है, गुणज या अपवर्त्य लिखिए, दो का अपवर्त्य लिखिए, दो का गुणज लिखिए या दो का मल्टीपल लिखिए, एक ही चीज़ है। तो देखिए गुणज क्या होता है, जो संख्या दिया हुआ है इसका पहाड़ा होता है। जो पहाड़ा आप पढ़ते हैं, पहाड़ा जो है लिख दीजिए, वही जो है गुणज कहलाता है। तो दो का पहाड़ा क्या होगा, दो का दो, दो दूनी के चार, दो तिया 6, दो चौ 8, दो 5 10, दो 6 12। इस तरह से आप जो है इसका पहाड़ा लिखते जाइए। आपको पहाड़ा 2 से लेकर 10 तक ही सिखाया जाता है। मैंने दो का जो है 10 बार ही गुना करने के लिए सिखाया जाता है कि 2 दहें का 20। इसके बाद आप नहीं मतलब पढ़ा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, दो का पहाड़ा जो 10 तक नहीं होता है। दो में आप 11 से भी गुना कर सकते हैं, दो में आप 12 से भी गुना कर सकते हैं, अनगिनत कर सकते हैं दो से गुना। तो सब जो देख रहे हैं 2 4 6 8 10 12 और आपको होगा 14 16 18 20 22 24, जो दो का गुना हो कहाँ तक, इन्फिनिटिव अनगिनत तक, ये सब क्या कहलाता है, दो का गुणज कहलाता है। 4 क्या है, तो दो का गुणज है। क्यों गुणज है, क्योंकि दो के पहाड़ा में 4 आता है। 12 क्या है, तो 12 दो का गुणज है। क्यों है, क्योंकि दो के जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 12 आता है। यही गुणज होता है। मल्टीपल इसी को बोलते हैं। तो दो के मल्टीपल समझ गए, 2 4 6 8, मैंने जो भी पहाड़ा में आ गया, इसका पहाड़ा में आ गया वो सब मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, तो 5 का गुणज बताइए क्या होगा, 5 का गुणज बताइए या अपवर्त बताइए या मल्टीपल कहिए, सब एक चीज़ है। देखिए 5 का लिख रहे हैं, 5 का गुणज लिख रहे हैं, तो 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा। जितना आपको पहाड़ा लिखना आगे लिखते जाइए, कहाँ तक, अनगिनत। ये सब क्या है, 5 10 15 20, ये सब 5 का
मल्टीपल है, गुणज है, अपवर्त्य है। 10 का लिखिए, तो 10 का ठीक है, 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौ 40, 50, 60, 70, जहाँ तक आपको लिखना है लिख दीजिए अनगिनत तक। 200, तो देखिए 200 भी जो है 10 का गुणज है। 10 में अगर हम 20 से गुना करते हैं तो 200 हो जाएगा। 300 भी जो है क्या है, तो 10 का गुणज है। क्यों गुणज है, तो देखिए 10 है, 10 में अगर हम 30 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो आपका 300 भी जो है 10 का गुणज है। तो गुणज समझ गए, गुणज को क्या बोलते हैं, अपवर्त। तो 2 का अपवर्त भी कहिएगा तो ये सब होगा। 5 का अपवर्त देखिए 5, 10, 15, 20 ये सब हो गया। तो गुणज, अपवर्त या मल्टीपल सीख गए। अब आगे देखिए, यानी गुणज जो होता है किसी भी संख्या का पहाड़ा ही उस संख्या का गुणज होगा। याद रखिएगा, जो पहाड़ा होगा, 2 के पहाड़ा पढ़ दीजिए, आगे बढ़ते जाइए, सब गुणज कहलाएगा। देखिए गुणनखंड भी बता दिए आपको कि गुणनखंड क्या होता है, गुणज क्या होता है ये भी बता दिए। यानी इंग्लिश में बोली तो मल्टीपल भी सिखा दिए हैं क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है, गुणनखंड और गुणज में क्या अंतर है इसको देखिए। गुणनखंड मान लीजिए 2 है, तो 2 को कहेगा कि गुणनखंड बताइए, तो 2 का गुणनखंड क्या लिखिएगा, 1 लिखिएगा और 2 लिखिएगा, ठीक है। और कहेगा कि 2 का गुणज बताइए, मल्टीपल बताइए, यानी कि अपवर्त बताइए, तो आप क्या कहिएगा, देखिए 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से। यानी कि 2 का जो पहाड़ा होगा वही गुणज होता है, मल्टीपल होता है, अपवर्त होता है। लेकिन फैक्टर जो है, गुणनखंड जो है, अपवर्तक जो है, वो होता है कि वैसी संख्या गुणनखंड कहलाता है जो दी गई संख्या को पूरा पूरा काट दे, विभाजित कर दे। तो 2 जो है देखिए 1 भी जो है 2 को पूरा पूरा काट देगा, 2 भी जो है 2 को पूरा पूरा काट देगा। अब 3 लिखेंगे तो 3 काटेगा, 2 को नहीं काटेगा, इसलिए 3 नहीं होगा। तो एक चीज़ दोनों में हम देख रहे हैं कि जो गुणनखंड है, गुणनखंड देख रहे हैं कि 2 से जो है जो संख्या दिया हुआ रहता है उससे बड़ा नहीं होता है। जो संख्या दिया हुआ रहता है उसके बराबर होता है, लेकिन उससे बड़ा नहीं होगा, 3, 4 नहीं होगा। और गुणज क्या है, गुणज देख रहे हैं कि जो संख्या है उसके बराबर तो है लेकिन उससे बड़ा होता है। जो संख्या दिया हुआ है उससे छोटा नहीं होता है गुणज, यानी मल्टीपल। वो अंतर है दोनों में, इसको हमेशा याद रखिएगा कि गुणनखंड जो होता है जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसके बराबर तो होगा लेकिन उससे हमेशा छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है गुणनखंड। लेकिन गुणज जो है, जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसके बराबर तो होगा लेकिन जो संख्या है उससे सब बड़ा होगा, मल्टीपल। याद रखिएगा, यही दोनों में अंतर है, गुणनखंड में और गुणज में। अब देखिए मल्टीपल तो आप सीख गए कि मल्टीपल क्या होता है, गुणज क्या होता है, ये सीख गए। अब आपको पढ़ना है कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल के बाद क्या था, कॉमन था। तो कॉमन मल्टीपल क्या होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं सार्वगुणज बोला जाता है, या उभयनिष्ठ गुणनखंड भी कहा जाता है, या समापवर्त भी कहा जाता है। तो सार्वगुणज बोलिए, उभयनिष्ठ गुणज बोलिए, या समापवर्त बोलिए, तीनों एक ही चीज़ है। तो सीखते हैं कॉमन मल्टीपल के बारे में। तो इसका परिभाषा देखिए, वैसी संख्या जो दी गई सभी संख्या के गुणज में हो उसे दी गई संख्या का सार्वगुणज या समापवर्त कहते हैं। या इसका एक और परिभाषा कि वैसी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो उसे दी गई संख्याओं का समापवर्त कहते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से जब हम बताएंगे कि कॉमन मल्टीपल क्या होता है तब परिभाषा जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो देखिए मान लीजिए कि कोई संख्या 2 को लीजिए, एक 2 ले लिए और एक 3 ले लिए। अब 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल जो है निकालिए क्या होगा। कॉमन मल्टीपल यानी कि समापवर्त निकालना है हमको, ठीक है। समापवर्त कॉमन मल्टीपल निकालना है 2 और 3 का क्या होगा। तो सबसे पहले 2 का जो मल्टीपल है से लिख लीजिए। तो 2 का मल्टीपल क्या होगा, गुणज क्या होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, इस तरह से आगे होगा। तो 2 का जो मल्टीपल है पहले मल्टीपल को लिख लिए, यानी कि जो गुणज है उसको लिख लिए। हिंदी में क्या बोलते हैं मल्टीपल को, अपवर्त लिख लिए कि मल्टीपल को हिंदी में अपवर्त कहते हैं। तो 2 का अपवर्त 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से होगा। 3 का क्या होगा, तो 3 का मल्टीपल पहले लिखिए। तो 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12, 15,
18 इस तरह से होगा, यानी जो 3 का पहाड़ा होगा वही गुणज कहलाता है। तो गुणज 2 का भी निकाल लिए, 3 का भी निकाल लिए। अब देखिए समापवर्त हमको निकालना है। समापवर्त किसका समापवर्त निकालना है? तो 2 और 3 का, कि 2 और 3 का जो है समापवर्त जो है क्या होगा? तो समापवर्त यानी कि कॉमन मल्टीपल, कॉमन जो संख्या 2 और 3 देख रहे हैं इसमें जो मल्टीपल है वो दोनों में होना चाहिए, गुणज जो है दोनों में होना चाहिए। देखिए 2 इसमें है, 2 का गुणज कितना है? 2 है, और इसमें 2 दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। तो 2 क्या है? कॉमन नहीं है, तो इसको नहीं लेंगे। अब देखिए 4 है, 4 इसमें नहीं है, 6 इसमें है, 6 इसमें भी है, यानी कि 2 का जो गुणज है सो 6 है और 3 का भी गुणज है जो 6 है, तो दोनों में 6 है, तो 6 क्या हो गया आपका? कॉमन मल्टीपल हो गया, यानी कि ऐसा मल्टीपल जो संख्या दिया हुआ है वो दोनों में है। तो हम लिख लिए कितना? 6 लिख लिए। अब देखिए, अब इसके आगे अगर चेक करिएगा तो देखिए 2 पचे 10 और उसके बाद 10 के बाद क्या होगा? 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, 18 होगा। 2 का पहाड़ा पढ़ते जाइए और निकालिए कि 2 और 3 का समापवर्त, और इसमें से देखिए क्या होगा? 2 3 का, तो 6 हुआ। 8 इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। 10 इसमें है, इसमें नहीं है। 12 इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि 2 का भी मल्टीपल 12 है और 3 का भी मल्टीपल जो है 12 है, तो यानी 12 क्या हुआ आपका? कॉमन हुआ, दोनों में हुआ। तो कॉमन मल्टीपल यानी समापवर्त 12 भी होगा। 2 और 3 का समापवर्त जो है 12 भी होगा, 6 भी होगा। और आगे देखिए, इसमें देखिए इसमें भी 18 है, इसमें भी 18 है, दोनों में है, तो 18 को भी आप ले सकते हैं। 18 भी क्या हो जाएगा? समापवर्त हो जाएगा, किसका? 2 और 3 का। अब परिभाषा देखिए, अब परिभाषा समझ में आएगा। वैसी संख्या जो दी गई सभी संख्या के गुणज में हो। दी गई सभी संख्या, तो इसमें दी गई संख्या कौन है? 2 है और 3 है, ठीक है, ये दी गई संख्या है। और ये गुणज के बारे में, समापवर्त के बारे में बता रहा है कि वैसी संख्या जो दी गई सभी संख्या के गुणज में हो। तो आप 2 और 3 का जो समापवर्त आया कितना आया? 6 आया। अब 6 देखिए तो संख्या 2 दिया हुआ इसके भी गुणज में है कि नहीं है? हाँ, और 3 के भी गुणज में भी है, तो दोनों के गुणज में भी है ये संख्या। 12 देखिए, 12 जो है 2 के भी गुणज में है और 3 के भी गुणज में है, तो जो संख्या दिया हुआ है वो दोनों के गुणज में संख्या है, तो वही समापवर्त होता है। समापवर्त जो होता है वैसी संख्या होता है जो दी गई संख्या के गुणज में होना चाहिए, दोनों के गुणज में होना चाहिए तभी। ऐसे तो 2 इसमें भी था, तो 2 इसमें था, तो इसको हम नहीं लिए, तो वही जो है समापवर्त कहलाता है। जो संख्या दिया हुआ है वो दोनों के गुणज में होना चाहिए। तो 6 देखिए इसके भी गुणज में है, 2 के भी गुणज में है और 3 के भी गुणज में है। 12 देखिए 2 के भी गुणज में भी है और 3 के भी गुणज में है, तो 12 भी समापवर्त होगा, किसका? 2 3 का। अब देखिए 18 है ना, देखिए 2 जो है 2 के भी गुणज 18 है और 3 के गुणज में भी कितना है? 18 है, तो दोनों में 18 है, तो 18 भी ले लिए। तो समापवर्त वही होता है। या वैसी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, उसे दी गई संख्याओं का समापवर्त कहते हैं। कहता है कि वैसी संख्या समापवर्त कहलाती है जो दी गई संख्या से पूरा पूरा कट जाए। कहने का मतलब 6 निकाले हैं, समापवर्त निकाले हैं, तो जो संख्या दिया हुआ है, संख्या 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो पूरा पूरा ही कटना चाहिए। देखिए 2 से काटिए तो 3 मरतबे कट जाएगा, कट जा रहा है। तो 6 जो है क्या है? समापवर्त है। 12 समापवर्त है कि नहीं? तो देखिए परिभाषा से कि समापवर्त वही कहलाता है जो दी गई संख्या से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो 3 से भी 12 कट जाएगा और 2 से भी कट जाएगा, तो ये भी समापवर्त है। तो ये भी चेक करने का एक आइडिया है। अब मान लो 6 एक संख्या हमको मिला जो दोनों के गुणज में मिला, जो दोनों संख्या है दोनों के गुणज में मिला, इसलिए 6 क्या हो जाएगा? एक समापवर्त हो जाएगा। अब देखिए 8 संख्या है, 8 तो 2 के गुणज में मिला लेकिन 3 के गुणज में नहीं मिला, इसलिए समापवर्त नहीं है। समापवर्त वही होता है, कॉमन मल्टीपल वही होता है जो दी गई संख्या, जितना भी संख्या दिया हुआ रहेगा वो सब में होना चाहिए संख्या, तभी वो कॉमन मल्टीपल होगा, समापवर्त होगा, अन्यथा नहीं होगा। 10 देखिए 10 उसमें है, इसमें नहीं है। 12 देखिए 12 उसमें भी संख्या मिला, इसमें भी मिला, ठीक है, यानी कि 2 के भी गुणज में हमको 12 मिल गया और 3 के भी गुणज में 12 मिल गया, तो 12 एक ऐसी संख्या मिला जो दोनों संख्या के गुणज में मिला, तो 12 भी आपका क्या हो गया? समापवर्त हो गया, किसका? 2 और 3 का। अब देखिए 14 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 16 है, इसमें 16 नहीं है, इसमें 15 है, इसमें 15 नहीं है, तो अब आगे नहीं, इतना ही से काम चल जाएगा आपका। तो देखिए 2 3 का समापवर्त निकाले तो 6 आया और कितना आया? 12 आया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? एलसीएम। अब कॉमन मल्टीपल,
कॉमन मल्टीपल हम निकाल लिए, 6 और 12 आया कॉमन मल्टीपल। अब आगे क्या लिखा हुआ है, लोवेस्ट, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए LOWEST, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो अब LCM निकाल दीजिए, किसका हम इस समापवर्त किसका निकाले हैं, तो 2 और 3 का निकाले हैं। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल किसका निकालेंगे, 2 और 3 का। तो देखिए कॉमन मल्टीपल 6 और 12 आया, लेकिन कह रहा है कि लोवेस्ट, लोवेस्ट का मतलब क्या होता है, जो सबसे कम है। तो सबसे कम कितना है, 6 है, 12 बड़ा है 6 छोटा है, तो इसका 6 हो जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा। 2 और 3 का LCM जो होगा कितना होगा, 6 होगा। 2 3 का जो लघुत्तम, यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे लिख दीजिए लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्त, समापवर्त 2 को मिला लेकिन लघुत्तम यानी छोटा वाला था, 6 हो जाएगा। तो 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्त 6 होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCM जो होगा से 6 होगा, दोनों एक ही चीज़ है। तो यही होता है लघुत्तम समापवर्त। अब प्रश्न देखिए कहता है वह सबसे छोटी संख्या, तो वह सबसे छोटी संख्या देखिए 6 भी था और 12 भी था, तो 12 वही कह रहा कि वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से, कौन कौन संख्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और 3 दिया हुआ है, दी गई सभी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाए। तो 6 देखिए 2 से भी पूरा पूरा कट जा रहा है और 3 से भी पूरा पूरा कट जा रहा है, तो क्या होगा आपका लसा कहलाएगा, ये दोनों संख्या का ये लसा कहलाएगा। ठीक है, तो 2 और 3 है, तो आप कहिएगा कि 12 भी लसा है ना, आप कहिएगा कि 2 और 3 का लसा 12 भी होगा। तो देखिए 12 भी जो है 2 से कट जा रहा है पूरा पूरा और 3 से भी पूरा पूरा कट जा रहा है, तो 12 भी लसा हुआ। लेकिन 12 से पहले एक संख्या हमको 6 मिल रहा है, तो 6 भी तो 2 से कट जा रहा है और 3 से कट जा रहा है। तो जो पहले ऐसी संख्या जो देखिए 12 जो है बाद में आया 6 से, और 6 से पहले क्या मिल गया, 12 मिल गया, और 12 से पहले क्या मिल गया, 6 मिल गया, और 6 जो है ये दोनों से कट जा रहा है, तो पहले 6 को लेंगे। लसा यही कहता है कि जो वो सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूरा पूरा कट जाए तो क्या कहलाता है, लसा कहलाता है। तो छोटी से छोटी संख्या, या देखिए वह सबसे छोटी संख्या, अगर छोटी नहीं रहता तब तो आप 12 भी लिख सकते थे, 18 भी हो जाता, लेकिन वही करा सबसे छोटी संख्या, यानी कि अब देखिए 18 है, तो 18 भी 2 से कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है, तो 18 भी लसा होता, लेकिन 18 बड़ा ना हो जा रहा है, इससे पहले ही आपको 12 मिल गया, 12 से पहले 6 मिल गया, तो 6 आपका जो है लसा हो जाएगा। जो सबसे पहले मिल जाए वही होता है, जो सबसे छोटा हो, जो संख्या दिया हुआ उसे पूरा पूरा कट जाए। LCM को 2 प्रकार से बनाया जाता है, पहला है भाग विधि और दूसरा जो है अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसे प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड कहते हैं, और भाग विधि यानी डिवीजन मेथड। अभी तक हम लोग जो LCM बनाते हुए आए हैं वो भाग विधि से बनाए हैं, भाग विधि से सीखे हैं। अब जो है 10th क्लास में आपको LCM जो निकालना है वो अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से निकालना है। भाग विधि क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल से समझा देते हैं। जैसे कहेगा कि 4 और 6 का LCM बताएं, क्या होगा, तो इसको भाग विधि से कैसे बनाया जाता है, देखिए 4 है और 6 है, तो ऐसे इस तरह से करेंगे, इसको 2 से लगाते हैं, 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6। अब देखिए अब तो नहीं लग रहा, देखिए जब भी हम जैसे कोई भी संख्या से इसको काटते हैं, कम से कम 2 संख्या जो होना चाहिए जो एक संख्या से करना चाहिए। अब देखिए 2 और 3 है, अभी दोनों जो है अभाज्य संख्या अलग अलग है, अब कट नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, 4 और 6 का जो LCM होगा वो क्या होगा, 2 गुना 3, यानी कि 2 दूनी के 4 और 4 तिहाई 12। 4 और 6 का जो LCM होगा कितना होगा, 12 होगा। ये क्या कौन सी विधि से बनाए, भाग विधि से बनाए, इस तरह से। अब यही 4 और 6 का अगर LCM बोल देगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाइए, तो कैसे बनाएंगे, देखिए पहले 4 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो 2 दूनी का 4 और 6 है, तो 6 का देखिए 2 तिहाई 6, यानी 4 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 गुना 2 होगा, और 6 जो है इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा 2 गुना 3 होगा। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड की विधि से मैसा बोलेगा ज्ञात करने के लिए, तो पहले आप दोनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए, जो संख्या दिया हुआ है, तो दोनों को निकाल लिए। अब देखिए LCM जो है जो दोनों में कॉमन हो उसको पहले ले लीजिए, तो दोनों में कॉमन देखे कि 2 जो था दोनों में है, तो 2 को हम कॉमन कर लिए, ले लिए इसको,
जो दोनों में कॉमन हो उसको ले लीजिए पहले। अब बच गया 2, देखिए 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, तो आप बचा हुआ जो है उसको भी गुना कर दीजिए साथ में। तो बच गया 2, तो 2 लिख दिए, और 3 है तो 3 गुना लिख दिए। 2 दूनी के 4, और 4 तिया कितना हुआ 12। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको लसा जो है इसी प्रकार से आगे निकालना है। अब देखिए ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि 2 गुना 2 इसका मतलब हुआ 2 के पावर 2, ठीक है। और 2 गुना 3 यानी कि 2 के पावर 2 एक है, यानी कि पावर में कितना है 1 है। तो इसका एक परिभाषा होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि का एक परिभाषा है जो आपको हम लिख देते हैं। वो देखिए क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड विधि, इसका जो डिफिनीशन हुआ कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम उनके सभी अभाज्य गुणनखंडों में प्रत्येक के सबसे बड़े घात का गुणनफल होता है। जो सबसे बड़ा घात होगा ना वही एलसीएम जो है, एलसीएम में उसको लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें 4 का जब आप अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुना 2 आया, यानी कि 2 के पावर 2 आया। 6 का किए तो 2 गुना 3 आया, ठीक है। तो 2 गुना 2 का मतलब हुआ 2 के पावर 2, और 2 एगो है यानी कि इसके पावर में 1 है, ठीक है, और गुना 3। तो जो सबसे बड़ा घात होगा उसी को लेना है। तो सबसे बड़ा घात देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इस पर पावर कितना है 1 है, इसका घात 1 है, इसका घात कितना है 2 है। तो हम क्या किए 2 गुना 2 वाला लिए, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, ठीक है। और गुना में देखिए 3, और बाकी जो बच गया अभाज्य गुणनखंड उसको आप ले लीजिए। 3 बच गया, तो इसमें ये में क्या है कि जो बच गया, जो अभाज्य गुणनखंड बचा हुआ है उसको भी लिख देते हैं, उसको भी साथ में गुना कर देते हैं। तो पावर जिसका ज़्यादा है उसको ले लिए, और जो अभाज्य गुणनखंड बच गया उसको भी हम ले लिए। तो 2 के स्क्वायर मतलब क्या हुआ 4, और गुना 3, 4 तिहाई 12 इसका एलसीएम हुआ। एक और एग्जांपल देते हैं, उससे आप और समझ जाएंगे। जैसे है कि 6 है, 9 है और 12 है, इसका कहेगा कि आप एलसीएम जो है अभाज्य गुणनखंड से बताइए, ठीक है। तो 6 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करिए, क्या होगा देखिए 2 तिहाई 6, 9 है तो 9 को करेंगे तो 3 तिहाई 9, 12 है तो इसको क्या होगा पहले 2 से होगा, 2 6 12, फिर 2 से लग रहा है 2 तिहाई 6, यानी कि जब 6 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुना 3 आया। 9 का कर रहे हैं तो 3 गुना 3 आ रहा है, और 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना आया 2 गुना 2 गुना 3 आया, यानी कि इसका 2 के पावर 1 है और 3 का पावर 1 है। इसमें देखिए 3 2 गो है, यानी कि 3 का पावर 2 है, और इसमें देखिए 2 2 गो है, यानी 2 का पावर 2 हुआ गुना 3 हुआ। तो 6 9 और 12 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, तो इसमें देखिए 2 का पावर कितना है 1 है, और इसमें कितना है 2 का पावर 2 है। तो जो बड़ा घात होगा उसी को लेंगे, बड़ा घात वाला ही जो है एलसीएम कहलाता है। तो इसमें देखिए 2 का पावर 1 था, इसमें 2 का पावर 2 था, तो बड़ा वाला कौन है ये है, तो 2 का पावर 2 ले लेंगे। इसमें देखिए 3 के पावर कितना है 1 है, इस पर भी 3 का पावर 1 होगा, तो 3 के पावर 1 है इसमें 3 के पावर 2 है, और इसमें कितना है 3 के पावर 1 है। तो सबसे बड़ा घात किसका है, सबसे बड़ा घात 3 में देख रहे हैं तो इसका है, तो जो बड़ा घात होगा उसी को लेंगे। तो 3 के पावर 2 ले लिए। अब देखिए 2 का स्क्वायर हुआ तो कितना हुआ 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 9 चौके 36, यानी कि इसका जो एलसीएम हुआ वो कितना हुआ 36 हुआ। देखिए अंक गणित का मूलभूत प्रमेय प्रश्नावली 1 के बी को सॉल्व करने में ये जो है बहुत मेन थ्योरी है, इसी से जो है सारा क्वेश्चन उसमें बनेगा। प्रश्नावली जो 1 का बी है तो क्या कहता है, कहता है कि दो संख्याओं के लसा और मसा का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब कि दो गो संख्या दिया हुआ है आपका, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों को गुना कर देंगे तो ये दोनों जो दो संख्या दिया हुआ है ये दोनों का जो लसा होगा से, और दोनों संख्या का जो मसा होगा से, वो दोनों को भी गुना करेंगे तो दोनों बराबर होगा। पहली संख्या दूसरी संख्या को जो गुना कर देंगे उसका जो मान आएगा से, और लसा और मसा को गुना करेंगे और इसका जो मान आएगा से, दोनों क्या होगा बराबर होगा। ठीक, यही एक जो है आपका सूत्र है, इसको सूत्र मान लीजिए, इसी को आपको याद करना है। यदि पहली संख्या को हम a मान लेते हैं तथा जो दूसरी संख्या है उसको b जो है b मान लेते हैं, तब क्या होगा,
तो पहली संख्या की जगह पर क्या लिखेंगे a, और जो दूसरी संख्या उसकी जगह पर क्या लिखेंगे b। गुना है तो गुना लिख दिए, बराबर, ठीक है, बराबर है तो बराबर। लसा, लसा मतलब एलसीएम, एलसीएम किसका, एलसीएम ए और बी का, जो संख्या दिया हुआ है इसका जो एलसीएम होगा से, और ए और बी का जो एचसीएफ होगा से, दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। यही जो है आपका फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है। अगर देखिए इसमें 4 राशि है, एक एचसीएफ है, एक एलसीएम है, एक पहली संख्या है, एक दूसरी संख्या हुई पहली संख्या है। अगर 4 में से 3 मालूम हो, 3 अगर दिया हुआ है तो चौथा अपने आप निकल जाएगा। 3 को सिर्फ दिया हुआ रहना चाहिए, चौथा जो है अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। अगर पहली संख्या दूसरी संख्या और एलसीएम दिया हुआ है तो एचसीएफ निकल जाएगा। अगर एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है और दूसरी संख्या दिया हुआ है तो पहली संख्या निकल जाएगा। यानी 4 में से 3 पता रहने पर चौथा जो है निकल जाएगा। तो देखिए इससे फार्मूला बनेगा, अगर आपको लसा दिया हुआ है, मसा दिया हुआ है और दूसरी संख्या दिया हुआ है तो पहली संख्या कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर के इस साइड क्या लिखा हुआ है, लसा लिखा हुआ है, लसा गुना मसा, ठीक है। अब देखिए दूसरी संख्या जो है आपको दिया हुआ है तो गुना में है, तो अगर इधर गुना में है, लेफ्ट समीकरण के लेफ्ट साइड गुना में है तो राइट साइड जाने पर वो क्या हो जाता है, भागा में हो जाता है। तो दूसरी संख्या अगर समीकरण के ई पट्टी आएगा, मतलब राइट साइड आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। तो दूसरी संख्या, इसको आप लिख लीजिएगा, यानी कि पहली संख्या हमको निकालना है तो लसा गुना मसा और बटा में क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या, ठीक है। अब अगर पहली संख्या दिया हुआ हो और लसा मसा दिया हुआ है तो दूसरी संख्या कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा, ठीक है। देखिए दूसरी संख्या निकाल रहे हैं तो दूसरी संख्या निकाल रहे हैं तो इधर राइट साइड में क्या है, लसा गुना मसा है तो लिख दिए लसा गुना मसा। अब देखिए पहली संख्या इधर था तो गुना में था, तो गुना में था, जब ये राइट साइड जाएगा इधर तो जो गुना में रहता है तो राइट साइड आने पर क्या हो जाता है, बटा में आ जाता है। तो पहली संख्या इधर लेफ्ट साइड में गुना में था तो राइट साइड ला रहे हैं तो क्या हो गया, इधर बटा में हो गया, तो ये हो गया इधर पहली संख्या। तो देखिए दूसरी संख्या आपका निकल जाएगा। अगर पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या दिया हुआ है और लसा भी दिया हुआ है तो मसा कैसे निकालेंगे, तो मसा बराबर क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या दूसरी संख्या तो है ये है, खाली लसा जो है, लसा को लेफ्ट साइड लेकर जाइए तो इधर गुना में लसा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। यानी कि मसा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा लसा। अब आपको पहली संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या दिया हुआ है और मसा भी दिया हुआ है तो लसा कैसे निकालेंगे। तो पहली संख्या दूसरी संख्या तो ठीक है, अब लसा हमको निकालना तो इधर क्या है, मसा गुना में है, तो गुना में है तो लेफ्ट साइड उधर ले जाएंगे तो पूरा का क्या चीज़ में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। यानी कि लसा बराबर जो हो जाएगा, लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटा में क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा। तो ये 4 फार्मूला जो है आपको याद रखना है। ये 4 फार्मूला कैसे तैयार हुआ, ये 4 फार्मूला जो आपका निकला इस पर निकला, ये जो आप देख रहे हैं 3 ज्ञात रहने पर चौथा निकल जाता है। अब ये सही है कि नहीं इसको कैसे पता चलेगा कि जो है पहली संख्या और दूसरी संख्या में गुना करेंगे से, और दोनों का जो लसा होगा और ये दोनों का जो मसा होगा दोनों को गुना करेंगे तो दोनों बराबर होगा। ये कैसे पता चलेगा, तो एक एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं कि सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है। अब मान लीजिए कि दो को संख्या लीजिए, एक संख्या ले लेते हैं 6, एक संख्या ले लेते हैं 20, ठीक है। पहली संख्या को हम a मान लेते हैं और दूसरी संख्या को b मान लेते हैं, ठीक है। 6 और 20 का आप सबसे पहले लसा और मसा निकालिए। तो देखिए 6 का जो है अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 2 गुना 3 होगा। 20 का क्या होगा, तो 2 गुना 2 गुना 2 दूनी के 4 और 4 पचे 20। तो इसको किए तो हो गया 2 गुना 3 और ये 2 गो है, यानी कि 2 के पावर 2 है और गुना में कितना है 5 है। तो 6 और 20 का जो है
एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, देखिए 2 के पावर 2 और 2 के पावर इसमें 1 है, तो जो बड़ा वाला घात रहता है वही एलसीएम कहलाता है। तो 2 के पावर 2 लिख लिए। अब बच गया 3, तो 3 तब जो बच गया जो अभाज्य गुणनखंड बच गया उसको भी लिख देते हैं। लसा में यही होता है। तो 3 इसमें है तो 3 भी लिख दिए गुना में, 5 है तो 5 भी लिख दिए। अब गुना करिए, 2 दूनी के कितना हुआ 4 और 4 तिया 12 और 12 पचे 60, यानी एलसीएम जो आया 6 और 20 का कितना आया 60 आया। और एचसीएफ निकाल लीजिए कितना होगा। तो एचसीएफ देखिए दोनों में होना चाहिए और क्या होना चाहिए, छोटा घात वाला होना चाहिए। तो इसमें 2 के पावर 2 है और इसमें कितना है 2 के पावर 1 है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 के पावर 1 वाला। इसमें जो है बचा हुआ अभाज्य गुणनखंड नहीं लेते हैं। एचसीएफ में दोनों में होना चाहिए और जो छोटा घात वाला होता है वही जो है एचसीएफ होता है। और एलसीएम में क्या होता है कि जो बड़ा घात वाला है से होता है, दोनों में जो बड़ा घात वाला है उसको ले लीजिए और जो बच गया उसको भी आप लिख दीजिए, ये होता है एलसीएम। तो 2 के पावर 1 था तो 1 लिख दिया, यानी कि एचसीएफ कितना आया 2 आया। अब देखिए यहाँ पे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या करिए। पहली संख्या कितना है आपका 6 है तो 6 लिख दिए, गुना दूसरी संख्या कितना है 20 है तो 20 लिख दीजिए। तो 6 में 20 से गुना करेंगे तो 20 6 कितना होता है 120 होता है। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, जब दोनों संख्या को गुना किए तो 120 आया। अब एलसीएम और एचसीएफ को गुना करिए, एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। अब एलसीएम एचसीएफ किसका, तो ये दोनों संख्या का ही एलसीएम एचसीएफ आया है। तो एलसीएम आया है कितना 60, तो 60 लिख दिए, गुना एचसीएफ कितना आया है 2, तो 60 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 120। करने का मतलब दोनों संख्या का गुना करे किए तब 120 आया और एलसीएम और एचसीएफ में गुना किए तो 120 आया। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। जब राइट साइड दोनों का बराबर है, देखिए इस समीकरण इसको 1 मान लीजिए कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या किए तो 120 आया, और इसको समीकरण 2 मान लीजिए कि एलसीएम में एचसीएफ से गुना किए तो 120 आया। कहने का मतलब दोनों समीकरण का राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर होगा। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा। दोनों संख्या गुना करिएगा उसका जो वैल्यू आएगा से, और दोनों का लसम मसा जो होगा उसको गुना करिएगा से, दोनों बराबर आएगा। तो दोनों 120 आया ना, इसका मतलब दोनों क्या है बराबर है। और ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं ये सिर्फ 2 संख्याओं पर ही आधारित है, 3 संख्या के लिए लागू नहीं होता है। अगर 3 संख्या दे देगा और कहेगा कि फार्मूला को लागू करिए तो लागू नहीं होगा। सिर्फ 2 संख्या के लिए ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं उसी के लिए ही लागू है, ठीक है। यही था आपका अंकगणित का मूलभूत प्रमेय। और अब आगे जो है आपका चैप्टर शुरू हो जाएगा, उसको अब हम बनाते हैं।